नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में हम ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में चल रहे एक ऐसे बदलाव की बात करने वाले हैं जो बहुत ही खामोशी से हो रहा है, लेकिन इसका असर ऐतिहासिक है। हम बात कर रहे हैं सोने की कीमतों में आ रहे इस जबरदस्त उछाल की। देखिए, ये कोई आम मार्केट साइकिल नहीं है जिसे हम इग्नोर कर दें। इसके पीछे ग्लोबल फाइनेंस के सबसे ताकतवर खिलाड़ियों की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नए मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और एक बिल्कुल नई मॉनेटरी सिस्टम दुनिया भर में संपत्ति के भविष्य को फिर से लिख रही हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधा डेटा और मार्केट ट्रेंड्स की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, एक तरफ जहां ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा फोकस आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक स्टॉक्स और हर दिन आने वाले नए क्रिप्टो टोकन्स पर है, वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी यानी दुनिया के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, बड़े फैमिली ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस चुपचाप एक बहुत ही प्राचीन धातु को जमा करने में लगे हुए हैं। वे फिजिकल गोल्ड की होर्डिंग कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये कोई पैनिक में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से ली गई स्ट्रैटेजी है। आखिर ऐसा क्या है जो ये बड़े संस्थान देख पा रहे हैं लेकिन जो आम जनता के रडार से बिल्कुल गायब है? इसी मिस्ट्री को आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम देखेंगे सोने में आए इस ऐतिहासिक उछाल को, फिर समझेंगे कि स्मार्ट मनी कैसे शिफ्ट हो रही है। इसके बाद हम पुराने 60-40 पोर्टफोलियो की विफलता, सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी, नए मैक्रो पैराडाइम और आखिर में 2026 तक सोने के भविष्य के अनुमान पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है सोने की कीमतों में आया ये ऐतिहासिक उछाल। आखिर इसकी असल वजह क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इस शानदार चार्ट पर जरा नजर डालिए। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। अगर आप देखें तो साल 2000 के बाद से ही विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और सोने के भंडार का वैल्यू किस तरह एक साथ कदम से कदम मिलाकर ऊपर जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, उन्होंने अपने रिस्क को बैलेंस करने के लिए नेचुरली सोने में भी अपना निवेश बढ़ाया है। यह कोई रातों रात लिया गया शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। यह पिछले 2 दशकों से चल रहा एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो सोने की नींव को लगातार साल दर साल मजबूत कर रहा है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 12.2। अमीना बैंक के डेटा के मुताबिक साल 2025 में सोने की कीमत और सीपीआई यानी महंगाई का जो अनुपात है वो 8.5 से उछलकर सीधे 12.2 के एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन शिफ्ट है। देखिए, ट्रेडिशनली हम सब मानते आए हैं कि सोना बस महंगाई से बचने का एक तरीका है, एक इन्फ्लेशन हेज है। लेकिन ये 12.2 का नंबर हमें चीख चीख कर बता रहा है कि अब सोने का वैल्यूएशन सिर्फ महंगाई के बेसिस पर नहीं हो रहा है। आज की इस बदलती दुनिया में सोने को एक पॉलिटिकली न्यूट्रल रिजर्व एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। पुराने नियम अब यहां काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कर कौन रहा है? आइए स्मार्ट मनी के इस बहुत ही शांत लेकिन बहुत बड़े रीएलोकेशन को समझते हैं। अगर हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अप्रोच को कंपेयर करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स का पूरा फोकस एआई स्टॉक्स और भयंकर वॉलेटाइल क्रिप्टो टोकन्स पर है। उनका ध्यान सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर है। लेकिन दूसरी तरफ स्मार्ट मनी यानी वो लोग जो अरबों डॉलर्स मैनेज करते हैं, वे अपनी कैपिटल को चुपचाप फिजिकल गोल्ड और स्ट्रक्चरल हेजेस में शिफ्ट कर रहे हैं। वे सोने को किसी सट्टेबाजी की तरह नहीं खरीद रहे हैं। उनके लिए ये अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने का, पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने का और आने वाले किसी भी सिस्टेमिक रिस्क से बचने का एक मजबूत ढाल है। ये स्पेक्यूलेशन वर्सेस प्रॉपर स्ट्रैटेजी का एक क्लासिक उदाहरण है। और इसी शिफ्ट की वजह से दशकों पुराने इन्वेस्टमेंट रूल्स भी अब फेल हो रहे हैं। चलिए 60-40 पोर्टफोलियो पर बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स का ये कोड देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। दशकों तक फाइनेंस की दुनिया का सबसे सुरक्षित और गोल्डन रूल था 60-40 पोर्टफोलियो, मतलब 60% पैसा स्टॉक्स में और 40% बॉन्ड्स में। थ्योरी ये थी कि जब शेयर बाजार गिरेगा तो बॉन्ड्स आपको बचा लेंगे। लेकिन 2022 में जैसे ही फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया, ये पुराना भ्रम टूट गया। हमने देखा कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों एक साथ क्रैश हुए। बस यही वजह है कि आज के वेल्थ मैनेजर्स सिर्फ शेयर और बॉन्ड के भरोसे नहीं बैठ सकते। उन्हें डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो मार्केट के पैनिक में भी डटा रहे। और सच कहूं तो सोने से बेहतर ये काम शायद ही कोई कर सकता है। अब आते हैं इस पूरे गेम के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर खिलाड़ियों पर।
दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, जो चुपचाप सोने के अल्टीमेट बायर्स बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक सोने के इतने बड़े दीवाने हो गए? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसके पीछे 3 बहुत ही सॉलिड वजह बताता है: सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। सबसे पहले बात सेफ्टी की। सोने के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। कोई भी सरकार इसे मनमाने ढंग से छापकर इसकी वैल्यू नहीं गिरा सकती। दूसरी बात है लिक्विडिटी। फिजिकल गोल्ड का मार्केट बहुत ही डीप है। इसमें हर दिन भारी कारोबार होता है, मतलब जरूरत पड़ने पर आप इसे तुरंत कैश में बदल सकते हैं। और तीसरा है रिटर्न। भले ही सोना आपको एफडी की तरह ब्याज न देता हो, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आता है, सोना आपकी कैपिटल को बचाए रखता है। याद है ना, 2020 में कोविड के दौरान सोने ने कैसे 25% का जंप लिया था? इसने कई देशों के फॉरेन रिजर्व्स को डूबने से बचाया था। अब ये जो डेटा आपके सामने है, ये सच में आंखें खोलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। ये चार्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो हरे रंग के गहरे बार से हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स, जो हल्के हरे बार में हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स की इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को कंपेयर कर रहा है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो डेवलपिंग या इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स बहुत सख्त रूल से बंधे होते हैं। वे ऐसे ही जाकर किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड या इक्विटी में पैसा नहीं लगा सकते। लेकिन जरा सोने वाले सेक्शन को देखिए। दोनों ही तरह की इकोनॉमीज के लिए सोना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि सोना किसी एक देश की करेंसी या पॉलिसी से बंधा नहीं है। ये पूरी तरह से एक अपॉलिटिकल एसेट है। और यही कारण है कि चीन, भारत, पोलैंड जैसे देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं। तो जब ये सेंट्रल बैंक्स इतना सारा सोना खरीदते हैं, तो आखिर इसे रखते कहाँ हैं? ये चार्ट इंटरनेशनल रिजर्व्स की उस सीक्रेट दुनिया से पर्दा उठाता है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल गोल्ड कुछ चुनिंदा, बेहद हाई सिक्योरिटी वाली जगहों पर रखा जाता है, जैसे खुद के देश के वॉल्ट्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड या न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। बैंक ऑफ इंग्लैंड का ही उदाहरण लें तो ये दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कस्टोडियंस में से एक है। लगभग 70 देशों के सेंट्रल बैंक्स का सोना वहां रखा है। कई देश अपना सोना लंदन जैसे सेंटर्स में इसलिए रखते हैं ताकि वे गोल्ड स्वैप्स कर सकें, मतलब बिना अपना सोना बेचे उसे गिरवी रखकर शॉर्ट टर्म के लिए कैश निकाल सकें। यह सोने का एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक यूज है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। मैक्रो लेवल पर आखिर क्या बदल रहा है? आइए इस नई बदलती प्रणाली को समझते हैं। आज के समय में फाइनेंस की दुनिया में मल्टीपोलर मॉनेटरी सिस्टम सबसे अहम कॉन्सेप्ट बन चुका है। आसान भाषा में कहें तो 2008 के बाद से जो अमेरिकी डॉलर का एक तरफा राज था, वो दौर अब खत्म हो रहा है। आज दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। ऐसे में कोई भी देश या बड़ा इन्वेस्टर सिर्फ एक ही करेंसी पर भरोसा करके नहीं बैठना चाहता। इस माहौल में सोना सिर्फ महंगाई को बीट करने का टूल नहीं रह गया है, बल्कि ये इस बढ़ती हुई दुनिया में एक फाइनेंशियल आर्मर, यानी एक वित्तीय कवच बन चुका है। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, किसी देश के सैंक्शंस इस पर काम नहीं करते। ये दुनिया भर के लिए एक न्यूट्रल और डायनामिक स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया है। विजडम ट्री का ये चार्ट देखिए। ये डॉलर पर पड़ रहे उस भारी दबाव को बिल्कुल साफ कर देता है, जो स्मार्ट मनी को फिजिकल गोल्ड की तरफ धकेल रहा है। यहां नीली रेखा ट्विन डेफिसिट्स को दिखा रही है, यानी सरकार का राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा मिलाकर, और आसमानी रेखा डॉलर बास्केट को दिखा रही है। जरा देखिए कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिका का ये घाटा कैसे लगातार गहरा होता जा रहा है। इकोनॉमिक्स का सीधा सा रूल है, जब कोई देश लगातार इतना भारी कर्ज लेता है और बड़े घाटे चलाता है, तो अंत में उसकी करेंसी की वैल्यू पर प्रेशर आना ही है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को यह स्ट्रक्चरल रिस्क साफ नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि ये फियाट करेंसी की परचेजिंग पावर को कम करेगा। बस इसी रिस्क से खुद को बचाने के लिए वे सोने जैसी हार्ड एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। तो इन सारे मैक्रो फैक्टर्स और डेटा को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से आगे क्या होने वाला है। चलिए भविष्य का अनुमान लगाते हैं। ये फोरकास्ट चार्ट बहुत ही क्रिटिकल है। यहां विजडम ट्री ने सितंबर 2026 तक सोने की कीमतों के लिए 3 अलग-अलग सिनेरियो तैयार किए हैं। ये जो गहरे नीले रंग की लाइन है, ये एक्चुअल हिस्टोरिकल प्राइस है, जो आप देख सकते हैं कि हाल ही में कितनी तेजी से ऊपर गया है। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला है कंसेंसस, यानी आम सहमति, हल्की नीली रेखा। दूसरा है बियर, यानी मंदी, नारंगी रेखा। और तीसरा है बुल, यानी तेजी का सिनेरियो, ग्रे रेखा।
ये पूरा मॉडल सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिका है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है और ब्याज दरें किस दिशा में जाती हैं। अगर हम इस टेबल के नंबर्स को ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर और क्लियर हो जाती है। सबसे पहले कंसेंसस की बात करते हैं। अगर महंगाई थोड़ी ज्यादा, करीब 2.9% बनी रहती है और बॉन्ड यील्ड 4.08% के आसपास रहती है, तो 2026 तक सोने का भाव $4,530 प्रति ऑन्स तक पहुंचने की उम्मीद है। दूसरा सिनारियो है बियर या मंदी का। मान लीजिए फेडरल रिजर्व बहुत सख्ती करता है, महंगाई को 2.0% तक खींच लाता है और ब्याज दरें 6.50% तक बढ़ जाती हैं। तब इन्वेस्टर्स सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में डालेंगे और तब सोना गिरकर $3,140 पर आ सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है ये बुल सिनारियो। अगर फिस्कल डोमिनेंस की स्थिति आ जाए, यानी कर्ज इतना बढ़ जाए कि सेंट्रल बैंक को मजबूरन महंगाई बढ़ने के बावजूद ब्याज दरें घटानी पड़े। अगर महंगाई 5.0% तक चली जाती है तो ये मॉडल साफ कहता है कि सोना $5,260 प्रति ऑन्स के उस मैसिव लेवल को भी पार कर सकता है। ये दिखाता है कि इन मौजूदा नीतियों के बीच सोने में अभी भी ऊपर जाने का कितना तगड़ा पोटेंशियल बाकी है। तो जैसे जैसे हम अपने आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स और सबसे ताकतवर देश सोने को कोई पुरानी धूल खाती धातु नहीं, बल्कि मॉडर्न एज का एक रणनीतिक और फाइनेंशियल हथियार मान रहे हैं। हमें कैसे मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जियोपॉलिटिकल रिस्क और सरकारों का कर्ज लगातार अपनी हदें पार कर रहा है। ऐसे में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उस पूंजी को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। तो आपको खुद से ये पूछना होगा, क्या हमारे मौजूदा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वाकई में इस नए युग की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए सही ढंग से तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।